हेलो स्टूडेंट। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस चैप्टर में अपन ने पढ़ लिया है हेक्साडेंटेट लिगेंड तक। आज अपन इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन डेफिनेशन के बारे में समझने से पहले अपन टाइप्स ऑफ लिगेंड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। पॉइंट है बाइडेंटेट टू हेक्साडेंटेट ligands are also known as flexidentate ligands। अपने को कह रहा है कि बाइडेंटेट से लेकर हेक्साडेंटेट लिगेंड, इन सबको अपन और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स भी बोलते हैं। अब फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि ये लिगेंड अपने आप को एज पर द रिक्वायरमेंट चेंज करते रहते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए जैसे कोई हेक्साडेंटेड लिगेंड है। अब हेक्साडेंटेड लिगेंड का मतलब हो गया उसके पास 6 कोऑर्डिनेटिंग साइट हो गई, लेकिन अगर अपने को वहां पर अब केवल 2 या 3 कोऑर्डिनेटिंग साइट की जरूरत है तो अपन उसकी जरूरी नहीं है कि अपने को उसकी 6 की 6 साइट यूज करनी है। अपन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी 2 कोऑर्डिनेटिंग साइट भी या 3 कोऑर्डिनेटिंग साइट भी यूज कर सकते हैं। मीन्स तो कहने का मतलब क्या हो गया, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं जो अपने आप को एज पर द रिक्वायरमेंट चेंज करते रहते हैं। अब इससे रिलेटेड अपन एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल EDTA for ये 6 EDTA 6 EDTA 3 EDTA 2 EDT। M जो है यहाँ M है सेंट्रल मेटल एटम। EDT अपन पढ़ चुके हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड, जिस पर 6 कोऑर्डिनेटिंग साइट होती है और एट ए टाइम अपन 6 की 6 कोऑर्डिनेटिंग साइट एक साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने साथ साथ में अज्यूम कर लिया, अज्यूम द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज 6। ये बात अपन ने यहाँ अज्यूम कर ली कि सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब आगे चलकर अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। एक बार यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मींस सेंट्रल मेटल एटम मैक्सिमम यहाँ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन
करेगा। और इसी को अपन कोऑर्डिनेशन नंबर को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि मींस सेंट्रल मेटल एटम की मैक्सिमम 6 ऑर्बिटल यूज हो सकती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 6 है तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसका मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मींस या फिर ऐसे बोल दो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मींस सेंट्रल मेटल एटम की 6 ऑर्बिटल यूज होंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सेंट्रल मेटल एटम की 4 ऑर्बिटल यूज होंगी। अब यहां पर EDTA है, EDTA बिहेव कर रहा है एज ए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट में अपने को 6 लिगेंड गिवन है। सेंट्रल मेटल एटम मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो एक EDTA के पास जो टोटल साइट है वो 6 साइट है, 6 EDTA है, तो इसका मतलब टोटल साइट अपने पास हो गई कितनी, 36। तो इससे रिजल्ट ये निकला कि यहाँ पर टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो 36 हो रहा है। लेकिन अपन ने एज्यूम कर रखा है सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, मींस सेंट्रल मेटल एटम मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अपन एक EDTA की एक ही साइट यूज करेंगे। तो इस तरीके से 6 EDTA है, एक एक साइट यूज करेंगे तो टोटल 6 साइट अपन यूज कर रहे हैं। तो मींस टोटल जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, 6। तो एक EDTA की यहाँ एक साइट यूज हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये बिहेव कर रहा है एज ए मोनोडेंटेड लिगेंड। फिर एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड में अपने पास टोटल लिगेंड है 3 EDTA के लिगेंड है, मींस टोटल साइट हो गई 18, जबकि अपने को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं टोटल 6। तो मींस एक EDTA है, एक EDTA की जो साइट यूज होगी 2 साइट यूज होंगी। तो ऐसी कंडीशन में ये जो EDTA है ये बिहेव कर रहा है यहाँ बाई डेंटेड लिगेंड की तरह। फिर एग्जाम्पल थर्ड में टोटल लिगेंड है अपने पास 2, मींस टोटल कोऑर्डिनेटिंग साइट 12 हो गई, मींस टोटल 12 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं। लेकिन अपन ने एज्यूम कर रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो एक EDTA से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 3। तो ऐसी कंडीशन में एग्जाम्पल थर्ड में EDTA बिहेव कर रहा है एज ए ट्राइडेंटेड लिगेंड। लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल में एक ही लिगेंड अपने पास प्रेजेंट है, मींस अपने को टोटल 6 की 6 साइट इसी लिगेंड की यूज करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये बिहेव कर रहा है एज ए हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो आप यहाँ पर देख रहे हो चारों के चारों एग्जाम्पल में लिगेंड EDTA ने अपने आप को एज पर द रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इस वजह से बाइडेंटेड और उससे आगे आने वाले जितने भी लिगेंड है वो बिहेव करते हैं एज ए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। इसके बाद अपन देखते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसमें सबसे फर्स्ट है एम्बीडेंटेड लिगेंड। सम इम्पोर्टेंट
terms related to coordination compounds। सबसे फर्स्ट है एम्बीडेंटेट ligands। In such types of ligand, two or more donor atoms are present, that means they have two or more coordinating sites, but only one site can be used at a time। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होंगे? जिसमें टू और मोर डोनर एटम्स होंगे। मीन्स टू और मोर डोनर एटम है तो उनके पास कोऑर्डिनेटिंग साइट भी क्या होंगी? टू और मोर। लेकिन एट ए टाइम आप केवल इनकी एक ही साइट क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। मीन्स ये एक किसके टाइप हो गए? मोनोडेंटेड लिगेंड के, क्योंकि आप एट ए टाइम इसकी केवल एक ही साइट क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। और खासकर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको आपको बहुत ज़्यादा यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव के अंदर अपन साइट प्रेजेंट रहती है कार्बन पर भी और नाइट्रोजन पर भी। दोनों एटम पर कोऑर्डिनेटिंग साइट प्रेजेंट है, लेकिन एट ए टाइम आप एक ही साइट इसकी यूज कर सकते हो। तो जब आप इसकी कार्बन की कोऑर्डिनेटिंग साइट यूज करते हो तो ऐसी कंडीशन में अपन इसका नाम लिखते हैं साइनो। और जब नाइट्रोजन की साइट आप यूज करते हो तो ऐसी कंडीशन में इसका अपन नाम लिखते हैं आइसोसाइनो। अब स्टूडेंट यहां पर देखो, दो डोनर एटम है कार्बन और नाइट्रोजन, लेकिन अपन एक साथ इनकी दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइट एट ए टाइम यूज क्यों नहीं कर सकते? ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दो कोऑर्डिनेटिंग साइट कब यूज होंगी? जब उन दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइट के बीच दो एटम का क्या हो? गैप। अब यहां दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइट के बीच कोई भी गैप नहीं है, मींस दो एटम का गैप नहीं है, तो इस वजह से आप दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइट एक साथ यूज नहीं कर सकते। एट ए टाइम केवल इसकी एक ही साइट क्या होगी? यूज होगी। तो जब कार्बन की साइट यूज हो रही है तो इसका नाम है साइनो, और जब नाइट्रोजन की साइट यूज हो रही है तो आइसोसाइनो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है NO2। NO2 के अंदर साइट प्रेजेंट रहती है नाइट्रोजन पर भी और ऑक्सीजन पर भी। तो जब आप यहां पर नाइट्रोजन की साइट यूज करते हो
तब इसका नाम होगा नाइट्रो। और जब ऑक्सीजन की साइट यूज होती है तो इसका नाम होगा नाइट्राइटो। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए साइट प्रेजेंट है नाइट्रोजन पर भी और ऑक्सीजन पर भी। वापिस से दोनों एटम के बीच, दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइट के बीच दो एटम का गैप नहीं है। मींस आप दोनों की दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइट एक साथ यूज नहीं कर सकते। एट ए टाइम केवल एक ही साइट यूज होगी। तो जब नाइट्रोजन की साइट यूज हो रही है तब इसको बोला जाएगा नाइट्रो, और जब ऑक्सीजन की साइट यूज हो रही है तब नाइट्राइटो। इसी को अपन और दूसरे नाम से बोलते हैं नाइट्राइटो एन। और जब ऑक्सीजन की साइट यूज होती है तो इसको बोला जाता है नाइट्राइटो ओ। तो नाइट्राइटो एन का मतलब है नाइट्रोजन की साइट यूज हो रही है, नाइट्राइटो ओ का मतलब है ऑक्सीजन की साइट यूज हो रही है। केवल नाइट्रो वर्ड लिखा हुआ मिले मींस नाइट्रोजन की साइट यूज हो रही है, केवल नाइट्राइटो वर्ड लिखा हुआ मिलता है मींस ऑक्सीजन की साइट यूज हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है SCN नेगेटिव। यहां पर जो साइट प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है सल्फर एटम पर और नाइट्रोजन एटम पर। तो जब सल्फर एटम की साइट अपन यूज करते हैं तो इसको बोला जाता है थायोसाइनेट। और जब नाइट्रोजन की साइट यूज होगी तो ये कहलाएगा आइसोथायोसाइनेट। अब वापिस से देखिए स्टूडेंट, यहाँ साइट जो प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन पर और सल्फर पर। इन दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइट के बीच केवल एक ही एटम का गैप है। मींस वापिस से दो एटम का गैप नहीं है, तो इस वजह से दोनों की दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइट अपन एक साथ यूज नहीं कर सकते। दोनों की दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइट एट ए टाइम एक साथ यूज कब होगी? जब उन दोनों कोऑर्डिनेटिंग साइट के बीच दो एटम का गैप होता है। तो जब सल्फर की साइट यूज हो रही है तो इसको अपन बोलते हैं थायोसाइनेट। जब नाइट्रोजन की साइट यूज होती है तो आइसोथायोसाइनेट। एम्बिडेंटेट लिगेंड के बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है किलेटिंग लिगेंड। When a bidentate or polydentate ligands uses its two or more sides and form coordinate bond with central metal atom so as to give rise ring like structure known as
chelating ligand, and this phenomenon is known as chelation। तो किलेटिंग लिगेंड के बारे में अपने को क्या कह रहा है, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड मीन्स बाइडेंटेट एंड ऑनवर्ड्स, बाइडेंटेट से आगे आने वाले, बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड जब अपनी 2 और मोर साइड्स डोनेट करेंगे, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, और उसके साथ बनाएंगे क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो वहां पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर अगर बने तो ऐसे लिगेंड कहलाते हैं किलेटिंग लिगेंड। बाइडेंटेट एंड ऑनवर्ड्स, बाइडेंटेट और उससे आगे आने वाले लिगेंड जैसे ही अपनी 2 और मोर साइड्स यूज करेंगे और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो वहां एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ऐसे लिगेंड को अपन बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड और इस फेनोमेनन को अपन बोलते हैं क्लेशन। फॉर एग्जाम्पल CuEn का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव। En के बारे में अपन ने पढ़ा था, En एक बाइडेंटेड लिगेंड है इथाइलिन डाई एमीन, जिसमें साइट प्रेजेंट रहती है नाइट्रोजन पर। तो 2 अपन ने इथाइलिन डाई एमीन ले रखे हैं और सेंट्रल मेटल एटम है कॉपर, NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2। इन बाइडेंटेड लिगेंड में साइट प्रेजेंट रहती है नाइट्रोजन एटम पर। तो एक इथाइलिन डाई एमीन ये हो गया, दूसरा इथाइलिन डाई एमीन ये है। अब जैसे ही ये बाइडेंटेड लिगेंड अपनी साइड सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा तो इसके साथ फॉर्मेशन कर लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। इस तरीके से इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इसको अपन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे ही ये अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग साइड डोनेट करते हैं, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इसी ऐसे ही लिगेंड को अपन बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड। सेम इसी तरीके से जैसे ही ये नाइट्रोजन अपनी कोऑर्डिनेटिंग साइड सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं तो एक रिंग का फॉर्मेशन इधर हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो लिगेंड है ये लिगेंड कहलाएंगे किलेटिंग लिगेंड और इस फेनोमेनन को अपन बोलते हैं किलेशन। हमेशा ये बात अपने को ध्यान रखनी है, सेंट्रल मेटल एटम से जो अपन अटैच करते हैं लिगेंड को तो उस साइड से अटैच करते हैं जिस पर कोऑर्डिनेटिंग साइट प्रेजेंट होती है। अब इसी तरीके से अपन कह रहे हैं कि बाइडेंटेड और उससे आगे आने वाले लिगेंड जो है वो बिहेव करते हैं एज ए किलेटिंग लिगेंड, लेकिन मोनोडेंटेड लिगेंड है वो किलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल CuNH342 पॉजिटिव। तो NH3 जो है वहां वो यहाँ पर है मोनोडेंटेड लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम कॉपर NH3, कोऑर्डिनेटिंग साइट प्रेजेंट है नाइट्रोजन पर NH3 NH3
जैसे ही लिगेंड अपनी साइड डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अब अपन यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि किसी भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो मीन्स ये किलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो किलेटिंग लिगेंड की तरह जो बिहेव करते हैं वो करते हैं बाइडेंटेट एंड कॉन्वर्ट्स, उनसे आगे आने वाले, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। दूसरी बात यहाँ ध्यान देने की है, किलेटिंग लिगेंड ऑलवेज फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेज इन कंपैरिजन टू नॉन किलेटिंग लिगेंड या फिर मोनोडेंटेट लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड always form more stable complex in comparison to non-chelating ligand। नॉन किलेटिंग लिगेंड हो गए मोनोडेंटेट लिगेंड। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर it is the total number of coordinate bond formed by the central metal atom with the ligands। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसी भी कॉम्प्लेक्स में जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नंबर को ही अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं NiCN4 2 नेगेटिव। इस वाले एग्जाम्पल में Cn जो है, Cn एक है एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड होने की वजह से एट ए टाइम आप इसकी केवल एक ही साइड क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो मींस टोटल साइड हो गई कितनी, 4। मींस टोटल बॉन्ड का 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है PtCl4 2 नेगेटिव। यहां पर जब अपन देखते हैं तो क्लोरीन है वो एक मोनोडेंटेट लिगेंड, मींस एक क्लोरीन की एक कोऑर्डिनेटिंग साइट ही एट ए टाइम यूज हो सकती है। मींस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो टोटल 4 क्लोरीन है, तो मींस 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। नेक्स्ट एग्जांपल है COEDTA2 नेगेटिव। अब EDTA जो है, EDTA है हेक्सा
डेंटेड लिगेंड मीन्स इस ईडीटीए की 6 साइट एक साथ यूज होगी तो मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। नेक्स्ट है Fe ऑक्जेलेट का होल थ्राइस 3 नेगेटिव। ऑक्जेलेट जो है, ऑक्जेलेट है एक बाइडेंटेड लिगेंड मीन्स एट ए टाइम इसकी आप दो साइड एक साथ क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब एक ऑक्जेलेट की दो साइड यूज हो रही है तो 3 ऑक्जेलेट है तो टोटल 6 साइड हो गई मीन्स टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे 6। तो वापिस से कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इस कॉम्प्लेक्स का भी 6। नेक्स्ट COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। इस वाले एग्जाम्पल में लिगेंड है इथाइलिन डाई एमीन, वापिस से एक बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसकी भी टोटल 2 साइड यूज होगी। 3 इथाइलिन डाई एमीन है तो टोटल 6 साइड हो गई मीन्स टोटल कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड हो गए 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया 6। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक डेंटिसिटी। द नंबर ऑफ डोनर एटम्स present in a molecule which can form coordinate bond with the central metal atom is known as डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी होती है नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन डोनर एटम्स के नंबर को ही अपन बोलते हैं डेंटिसिटी। फॉर एग्जाम्पल एमीन की बात जब करते हैं तो एमीन में एक डोनर एटम है तो इसकी डेंटिसिटी हो गई 1। सेम इसी तरीके से इथाइलिन डाई एमीन की बात की जाए तो इसमें डोनर एटम हो गए 2, तो इसकी डेंटिसिटी भी 2। सेम इसी तरीके से ईडीटीए में डोनर एटम हो गए 6 तो इसकी डेंसिटी भी हो गई 6। इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। द total number of donor atoms of ligands attached to the central metal
atom determine spatial arrangement of ligands around the central metal atom is known as coordination polyhedron. The total number of donor atom of ligands attached to the central metal atom determine spatial arrangement of ligand around the central metal atom is known as coordination polyhedron. मीन्स सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर लिगेंड के डोनर एटम अपने आप को एक स्पेशल अरेंजमेंट में क्या कर लेंगे, अरेंज करेंगे। वो स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल स्ट्रक्चर ही कहलाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। और ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, मींस उससे 3 एटम्स अटैच है लिगेंड के सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो ऐसी कंडीशन में उसका अरेंजमेंट होगा ट्राइगोनल प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, मीन्स लिगेंड के 4 एटम अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो ऐसी कंडीशन में उसका ज्योमेट्री है वो होगी या तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 आए तो स्क्वायर प्लेनर। जैसे जैसे चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। इसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आए तो ऐसी कंडीशन में उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मीन्स लिगेंड के 5 एटम अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ऐसी कंडीशन में ज्योमेट्री होगी स्क्वायर बाई पिरामिडल, और इसी को अपन बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ये है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का मतलब ज्योमेट्री, मीन्स लिगेंड के जो डोनर एटम है वो डोनर एटम अटैच रहते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो उसको अपने आप वो एटम अपने आप को अरेंज करते हैं एक स्पेशल अरेंजमेंट में। वो स्पेशल अरेंजमेंट ही कहलाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस।
complexes in which only one kind of donor atoms attach with central metal atom is known as homolytic complexes. For example, CONH3 पॉजिटिव। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड है NH3, मींस सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट के साथ जो 6 साइड अटैच है वो 6 की 6 साइड अटैच है नाइट्रोजन की, मींस सभी के सभी डोनर एटम क्या है सेम। तो जब सेम टाइप ऑफ डोनर एटम होते हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को अपन बोलते हैं होमोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट है हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस। Complexes in which two or more kind of donor atoms attach to the central metal atom is known as heterolytic complexes. For example, CONH3 Cl2 पॉजिटिव। तो हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे? जिसके अंदर डोनर एटम है, डोनर एटम होंगे 2 और मोर टाइप्स। अब इस वाले एग्जाम्पल में 4 डोनर एटम तो है नाइट्रोजन के, जबकि 2 डोनर एटम है क्लोरीन के, मीन्स 2 काइंड्स ऑफ डोनर एटम अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को अपन बोलते हैं हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्नर थ्योरी। According to this theory, ions and ligands both are attached with central metal atom. Ions attach with central metal atom by प्राइमरी वैलेंसी और
आयोनाइजेबल वैलेंसी and it is represented by dotted line. Ligands are attached with central metal atom by secondary valency or non ionizable valency, and it is represented by thick line or non-dotted line. देखो वर्नर थ्योरी अपने को क्या कहती है, आयंस और लिगेंड दोनों के दोनों अटैच रहते हैं सेंट्रल मेटल एटम से। आयन जो है, आयन सेंट्रल मेटल एटम से अटैच रहेगा बाई प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको अपन बोलते हैं आयोनाइजेबल वैलेंसी, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। जबकि लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच रहते हैं बाय सेकेंडरी वैलेंसी, और इसको अपन बोलते हैं नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन नॉन डॉटेड लाइन से, थिक लाइन से। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, जैसे कॉम्प्लेक्स है CuNH3,4SO4, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम कॉपर NH3 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 जो है वो है लिगेंड। लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच रहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू, और इस सेकेंडरी वैलेंसी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं थिक लाइन से। जबकि SO4 है, सल्फेट है, सल्फेट यहाँ पर एक आयन है, और आयन सेंट्रल मेटल एटम से अटैच रहते हैं प्राइमरी वैलेंसी से, और इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे बाय डॉटेड लाइन। तो इस तरीके से अपन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी। अब यहाँ पर अपने को ध्यान देने की बात यह है, प्राइमरी वैलेंसी का नाम आयोनाइजेबल वैलेंसी क्यों पड़ा? क्योंकि जैसे ही आप इस कॉम्प्लेक्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयंस में, और इसका डिसोसिएशन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। सल्फेट है, सल्फेट पर 2 नेगेटिव, तो स्क्वायर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट स्फीयर पर चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव। मीन्स आप देख रहे हो यहाँ जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो इस मॉलिक्यूल पर नेगेटिव आयन आ गया। आयन आने की वजह से ये इस वैलेंसी का नाम है आयोनाइजेबल वैलेंसी। जबकि NH3 के ऊपर NH3 लिगेंड है, इस पर किसी भी प्रकार का आयन नहीं आया है,
तो इस वजह से इसका नाम है नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। तो हमेशा ध्यान रखने की बात है कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स को आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो उससे जो अलग होते हैं वो आयंस अलग होते हैं, कभी भी लिगेंड अलग नहीं होते। तो इसी वजह से अपन इसी स्ट्रक्चर को अगर चाहें तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CuNH3 NH3 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 2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से आयन जो है, आयन को तो आपने जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिजोल्व किया तो आयन तो यहाँ से अलग हो चुका है। तो इसी स्ट्रक्चर को अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो है ये है यहाँ पर क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिनको अपन ने रिप्रेजेंट कर रखा है सेकेंडरी वैलेंसी से और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी से। अब क्वेश्चन आता है कि इस वर्नर थ्योरी का अपन यूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल समझते हैं कि वर्नर थ्योरी को अपन कैसे काम में लेते हैं। तो अब अपन वर्नर थ्योरी का एक एग्जांपल समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास एक कंपाउंड है COCl3 6NH3। इस कंपाउंड में अपन जैसे ही एक्सेस अमाउंट में AgNO3 डालते हैं तो वो AgNO3 इसके साथ रिएक्ट करके AgCl की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाता है। COCl3.6 NH3 में अपन जैसे ही एक्सेस अमाउंट में AgNO3 डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, तो वो AgCl की फॉर्म में यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो अपने को इसी कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने हैं कि किस तरीके से अपन इसके स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ precipitate formed by AgNO3 in the form of AgCl। मान लीजिए आपने इस वाले कंपाउंड के अंदर जैसे ही एक्सेस अमाउंट में AgNO3 डाला तो 3 मोल बन जाते हैं AgCl के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मोल AgCl के बन रहे हैं, तो AgNO3 के साथ 3 क्लोराइड आयन ने ट्रीट किया है, रिएक्टिव किया है। मीन्स 3 क्लोराइड आयन यहाँ से डिसोसिएट हुए हैं, आयोनाइज हुए हैं, अलग हुए हैं। तो इसको अपन लिखेंगे CONH36Cl3, क्योंकि ये बात मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। जो डिसोसिएट जो होता है, आयोनाइज जो होता है, वो ये वाला पार्ट होता है। आयंस डिसोसिएट होते हैं, लिगेंड्स कभी भी डिसोसिएट नहीं होते। तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है 3 मोल ऑफ AgCl बन रहे हैं, मीन्स 3 क्लोराइड आयन इस AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको कह दे कि जैसे ही इस कंपाउंड के अंदर आप एक्सेस अमाउंट में AgNO3 डालते हो तो AgCl के 2 मोल का फॉर्मेशन होता है। मीन्स इस बार AgNO3 के साथ इस कंपाउंड के अंदर जो क्लोराइड आयन
ट्रीट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वो दो क्लोराइड आयन रिएक्ट कर रहे हैं, मीन्स ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला हो गया CONH3 5Cl डॉट NH3, मीन्स केवल ये दो क्लोराइड आयन यहाँ से डिसोसिएट हो सकते हैं। अंदर वाला अब आयंस की फॉर्म में नहीं है, अंदर वाला Cl है अब लिगेंड, ये कभी भी इससे डिसोसिएट नहीं होगा, अलग नहीं होगा। इसी तरीके से आपको बोल दिया जाए 1 मोल ऑफ AgCl, जैसे ही इस कंपाउंड में आपने एक्सेस अमाउंट में AgNO3 डाला तो मान लीजिए AgCl के 1 मोल बन रहे हैं, मीन्स एक क्लोराइड आयन AgNO3 के साथ ट्रीट कर रहा है, मीन्स एक क्लोराइड आयन यहाँ पर डिसोसिएट हुआ है। तो यहाँ से ये हो गया CONH3 4Cl.2NH3। फिर लास्ट है कि मान लीजिए आपने इस कंपाउंड के अंदर एक्सेस में AgNO3 डाला और 0 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बन रहे हैं, मीन्स कोई भी क्लोराइड आयन AgNO3 के साथ ट्रीट नहीं कर रहा है, तो कोई भी क्लोराइड आयन ट्रीट नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला हो गया कॉम्प्लेक्स का CONH3 का होल थ्राइस Cl3.3NH3, मीन्स कोई भी क्लोराइड आयन यहाँ से डिसोसिएट नहीं होगा। साथ में यहाँ ध्यान रखना है कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर अज्यूम कर रखा है अपन ने, जो है कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो इस तरीके से अपन यूज करते हैं वर्नर थ्योरी का। दूसरी बात साथ में आपको यहाँ ध्यान रखनी है, लास्ट वाला एग्जाम, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल ये अपन ने एक बार के लिए वर्नर थ्योरी समझने के लिए इस एग्जाम्पल के लिए पढ़ा है। ये स्ट्रक्चर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो अपन जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वहाँ अपन इसको देखेंगे।